गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। अभी मैं एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रात का आखिरी पहर था, जहाँ सब नींद की वादी में गुम थे, वहीं वो लड़की अपने कमरे में जायद नमाज पर बैठी अल्लाह की इबादत में मशगूल थी। वो लाडली इबादत जिसमें अल्लाह पाक खुद आसमां पर आते हैं और फरमाते हैं, कोई है मांगने वाला, मैं उसे अता करूंगा। उस लड़की का ये मामूल था, रात के इस पहर जागना, अपने परवरदिगार की इबादत करना। वो जाए नमाज पर बैठी गिर गिरा कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। या अल्लाह, तू मुझे माफ फरमा, मैं इस गुनाह में पड़ गई, मैं तेरे बंदे की मोहब्बत में पड़ गई। मैं जानती हूँ वो नामहरम है मेरे लिए, मैं बेबस हूँ, लेकिन तू बेबस नहीं। मेरे रब, या तो उसे मेरा कर दे या फिर मेरे दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे। मेरे परवरदिगार, मैं तेरी इबादत करती हूँ और तुझी से मदद मांगती हूँ। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, आंसू से मतवातर चेहरा, मगर पुरनूर और हसीन, खूबसूरत सुनहरी बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी खड़ी नाक, बारीक खूबसूरत होंठ और उस पर कैथोरी पर दरमियान में काला स्याह वो दिल जो उसकी चमकती रंगत पर बेहद नुमाया होता था। लेकिन उसकी निगाहें उसके चेहरे पर सबसे हसीन थी, सबसे दिलकश। वो अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसने 12 साल की उम्र से खुद को 7 पर्दों में संभाल कर रखा था। ना कभी किसी मर्द की तरफ नजरें उठाती और ना ही हानला के किसी मर्द ने उसे देखा था। बस उसने कबीर खानजादा को अपनी दुआओं में मांगा था, उसके बचपन का मांग था। 12 साल की उम्र में उसने कबीर को तुर्की पढ़ाई के सिलसिले में जाता हुआ देखा था। बस वो आखिरी बार था। उसके बाद उसने सिर्फ दुआएं की थी और उसकी मोहब्बत का खुदा के सिवा कोई गवाह ना था। वो जाए नमाज से उठी और कुरान पाक की तिलावत करी। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ी, फिर अपने दिगर कामों में मशगूल होगी। सूरज की रोशनी से आसमान सजने लगा और हान हवेली में सब औरतें किचन की तरफ रवाना हुई। अब्दुल गफूर खानजादा, जिनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे बरहान खानजादा, फिर एक बेटी असमारा खानजादा और दूसरे बेटे रिजवान खानजादा और तीसरे बेटे रहमान खानजादा। बरहान खानजादा के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा कबीर खानजादा, जिसकी उम्र 26 साल थी, और छोटा बेटा फरजान खानजादा, जिसकी उम्र 25 साल। उनकी छोटी बेटी इसरार खानदादा, वो 17 साल की थी, और रिजवान खानदादा की बस एक बेटी नरमीन खानदादा, जिसकी उम्र 21 साल थी। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें कोई और औलाद ना दी थी और ना माँ बाप के ने शिकवा किया, बल्कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार थे कि अल्लाह ने उन्हें इतनी नेक बेटी से नवाजा। रहमान खानदादा को अल्लाह ने एक बेटी रहमाना खानदादा, जिसकी उम्र 19 साल थी, और 2 जवान बेटे जो घर में सबसे छोटे और लाडले थे, फाज खानदादा और शाह खानदादा, जिसकी उम्र 16 साल थी। हमारा खानजादा, जिनका सिर्फ एक बेटा था, जरगाम खानजादा, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो फरजान खानजादा से बस 2 महीने छोटा था। सब मर्द हजरा नाश्ता करके गांव के किसी काम से निकल गए थे और फरजान खानजादा भी डेरे पर था। लेकिन दाजान अब्दुल गफूर खानदान सरबाही कुर्सी पर अभी भी बैठे हुए थे। सब जानते थे कि वो अपनी लाडली के साथ ही नाश्ता करेंगे। दाजान, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमारा इंतजार मत क्या करें, आप नाश्ता कर लिया करें, फिर क्यों हमें रोज शर्मिंदा करते हैं आप। नरमीन ये कहती दाजान के बराबर में आ बैठी। धीमा लहजा, खूबसूरत आवाज, बिल्कुल अपने नाम की तरह नरम और नाजुक। दादा ने नरमीन की खूबसूरत धीमी आवाज सुनी और उसके सर पर हाथ रखा और हल्के नीले रंग के कमीज सलवार में सर पर तरीके से दुपट्टा ओढ़े उसका पुरनूर चेहरा देखकर बेसाता माशाल्लाह कहा, मेरी जान, हमारे हलक से नवाला नहीं उतरता जब तक अब हमारे पास आकर ना बैठ जाए। दादा ने कहते मुंह में नवाला डाला। फाज और शाज ने आते ही उदम मचा डाला। मोरे जल्दी से नाश्ता ले आए, हमारे पेट के सारे जानवर जा चुके हैं। पीछे से राहमा ने आकर दोनों का एक एक कान मरोड़ा। तुम दोनों को आहर का भूख नहीं लगती? राहमा के पीछे से शाहीन खानदादा रहमान खानदादा की बीवी ने राहमा का कान मरोड़ा। छोड़ो मेरे बेटे को, कितनी बार कहा है कि खान पर मत टोका करो। शाहीन बेगम ने बेटी राहमा को उजाड़ा, जो जर्द रंग के कमीज सलवार में सबर सलीके से दुपट्टा ओढ़े मुंह बसोकर जमीन के बराबर में नरमीन के बराबर में बैठी गई थी। मोरे, मेरे इतने हसीन कान हैं, अब इनका स्टाइल चेंज कर देंगी किसी दिन मरोड़ मरोड़ कर। राहमा अपने कान पकड़कर हिलाने लगी। सामने शाज और फाज अपने पेड़ पकड़कर इस पर हंसी करने लगे। रहमा खानदादा भी खूबसूरती में बेमिसाल थी। 2 छोटी मगर खूबसूरत काली गहरी आंखें, जिनमें सुरमा डालकर वो इन्हें हसीन बना ले लिया करती थी। लंबी खड़ी नाक और बड़े बड़े होंठ, वो बहुत खूबसूरत थी। उसके लिए अल्लाह ने उसके जैसा ही कोई खूबसूरत मर्द रखा होगा, ये उसके खुद के अल्फाज थे। फितरी वो बेबाक थी, सबसे तेज, जो बुरा लगता था काट कह देती थी, लेकिन कदा की इतनी खड़ी कि अपनी खूबसूरती पर नाज के बावजूद कभी किसी हराम ताल्लुक में ना पड़ी। इसरा खानदादा, जो अचंभे की वजह से आराम फरमा थी, सबको सलाम करके दाजान से सर पर शफकत बड़ा हाथ रखवा कर अब नाश्ते के लिए राहमा के बराबर आ बैठी थी। इससे खानदादा भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। आहर कबीर खानदादा की बहन थी, हरी खूबसूरत आंखें, जो दोनों बहन भाई को विरासत में अपनी माँ से मिली थी। खड़ी नाक और उस नाक पर छोटा सा काला तिल, बड़ी कटावदार लब, वो बेहद खूबसूरत थी और राहमा की फितरत अपनाते काफी हद तक मगरूर भी थी। वो चाहती थी कि उसके हुस्न को सहराया जाए। वो काफी हद तक बेवकूफ और नादान थी, इस दुनिया के भीड़ में छुपे बेडू से नावाकफ। मोड़े, मेरा पराठा ले आए। शहाना खानजादा, बरहान खानजादा की बीवी और नाजो खानजादा, रिजवान खानजादा की बीवी भी पराठे लेकर वहीं आ बैठी।
दादी जान वफात पा गई थी पिछले 5 साल पहले। दादा ने अपनी खुशियों से बड़ा घर देखकर दिल ही दिल में सबकी नजर उतारी। नरमीन हमेशा से उनके दिल के करीब रही थी, बल्कि घर के सभी अफराद के दिल में नरमीन का एक अलग मुकाम था। जब नरमीन 7 साल की थी तभी से दादा ने उसका रिश्ता कबीर से जोड़ दिया था। वो चाहते थे कि नरमीन हमेशा उनकी नजरों के सामने रहे। वो भी कबीर भी उनका लाडला था, लेकिन कबीर बाहर मुल्क गया, वहाँ के रंग में ना रंग जाए और नरमीन का दिल उसके किसी अमल से टूट ना जाए। वो अपनी लाडली पोती को टूटते हुए कभी नहीं देख सकते थे। ये डर आजकल उनके दिल में पंजे गाड़ कर बैठा था। जो कितना सच होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसकी आखिरी शाम थी, जहाँ डिग्री खत्म होने के बाद एक बहुत ही बड़े पैमाने पर फेयरवेल ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ सब म्यूजिक के धुन पर सवार थे। वहीं वो सबसे अलग एक कोने में हाथ में जूस का गिलास पकड़े खड़ा, वह हसीन मर्द जो सबकी आंखों की चमक खुद में कैद किए खड़ा था। वो जानता था वहाँ खड़ी हर लड़की की चाह है। वो आहर क्यों ना होता, हरी कायसी गहरी आंखें, खड़ी सतून नाक, हल्की बेर में छुपे नाबिला और उस पर कहर बरसाता वो गाल में छुपा गला जो बहुत कम अपनी जला दिखाता था जब उसका मालिक चाहता। आज के थीम के मुताबिक वो ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक ब्लू कलर की शर्ट पहने, स्लीव्स कोन तक फोल्ड किए, ब्लैक ही शूज पहने, हाथ में रोलेक्स की ब्रांडेड वॉच पहने, विंडो के पास खड़ा जूस पीने में मसरूफ था कि अपने कप से मेरे नाम की आवाज आई। कबीर हाँ दादा, लगता है जिस गरूर से आप यहाँ आए थे वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको एक खूबसूरत लड़की के साथ अपनी इसी हसीन शाम का इख्तिताम करना चाहिए? वो जैसे ही पलटा, एक खूबसूरत लेकिन तंग कपड़ों में खड़ी लड़की उससे मुखातब थी। कबीर ने स्पान नोट से उसका जायजा लिया और नागवारी से सा झटका। वो दोबारा अपने सब का काम में मशगूल हो गया। लड़की से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न हुई तो उसने बेहोशी का नाटक किया और कबीर के पास से टकराई कि कबीर जो उसकी हराफात से वाकिफ था, फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और पीछे मोड़कर उसकी आंखों में अपनी सर्द मेहरी आंखें गाड़ी। उस लड़की को अपनी चारों तरफ बहसों का समान महसूस हुआ। हाथ में उठा दर्द बता रहा था कि हसीन मर्द को लड़की की यह हरकत पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी वो न डर बनी, उसकी आंखों में आंखें डाली बोली थी, आई लाइक इट। लगता है खून काफी गर्म है, तुम चाहो तो आज की रात हम दोनों मिलकर आग लगा सकते हैं। हरी आंखों में ये सुनकर लाली उबरी और होंठों पर सख्त मुस्कुराहट के एक झटके में कबीर ने उसे नीचे फेंका था और जब बोला तो चेहरा सपाट और आंखें वहशत में डूबी हुई थी। तुम जैसी हजारों लड़कियों की चाह है कबीर खानजादा, लेकिन मेरी नजर में ऐसी लड़कियों की औकात पता है क्या है? नीचे गिरी हुई एक बेकार शय जिसे मैं नजर बढ़कर देखना भी पसंद नहीं करता। अपनी गुर्बत पेश करना तो बहुत दूर की बात है। कबीर के इशारे को सामने गिरी लड़की बाहू भी समझ गई थी। आहानत से उसका चेहरा सुर्ख हुआ और कबीर वहां से तंजिया साइड स्माइल पास करता हुआ वॉकआउट कर गया। फरजान बाबा, आपसे घूम के कुछ लोग बात करने आए हैं। फरजान पेड़े पर मौजूद था जब एक मुलाजिम ने आकर कहा, जी शफीक बाबा बेच दें। फरजान हांदा जो 6 फुट से निकलता कद, काली स्याह आंखें, खड़ी नाक, अनाबी लब जो हल्की दाढ़ी में छुपे थे और फिर भाई की तरह गाल पर पट्टा गड़ा उसे नहायत ही हसीन मर्द बनाता था। अपने हांदा में सबसे ज्यादा जुनूनी पाया जाता था। किसी भी चीज को हासिल करने का जुनून, तबाह करने का जुनून, खुद में संभाल लेने का जुनून। कैथी रंग की कमीज शलवार पहने, काली चाक कांधे पर डाले, वो आस्तीन कोने तक मोड़ते हुए बोला। जब एक आदमी जिसका नाम आसफ था 2 लड़कों को गिरबान से पकड़ कर लाया, उसके सामने फेंका। लाला, ये मुझे रास्ते में नजर आए। हमारे गांव की बच्चियां जो मैट्रिक के पर्चे देकर आ रही थी, उन्हें अपने साथ घसीटा लेके जा रहे थे। मेरी नजर पड़ गई थी, वरना आज वो 2 फूल तबाह हो जाते। आसफ गुस्से में बोलकर फरदान का फूल खोल उठा। वो इन आदमियों के पास आया और झुका, एक हाथ से एक आदमी का गिरबान पकड़ते हुए दूसरे को लात मारी, अपने जूते की नोक उसके सीने पर रख कर दबाव दिया कि वो दोनों फरदान की वहशत से कांप उठे। उन्होंने आज तक सिर्फ सुना था कि फरदान खानजादा जुनूनी है, हर चीज में, और आज उनका उससे पाला पड़ा था तो थर थर कांप रहे थे। हमारे गांव के बेटे पर हाथ डाला, मतलब हमारी इज्जत पर हाथ डाला, और हमारी इज्जत पर हाथ डालने वालों की के हाथ सलामत रहे तो फिर लानत है खानजादू पर। फरजान की आंखें सुर और वैसे से बढ़ी हुई थी कि वो दोनों आदमी उसके पैरों में गिराने लगे, लेकिन माफी वो भी इस फेल की ये नामुमकिन था। आसफ ले जो इन दोनों को उठाकर तहने में उनका फैसला रात को अपना अंजाम पाएगा। फरजान ने सामने सोफे पर बैठकर हाथों में दबी सिगरेट जलाई और गहरे कश लेने लगा और आसफ उन दोनों को घसीटते हुए वहां से ले गया। अच्छा शहाना भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा कबीर कल वापस आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई, आप फिक्र ना करें, किसी चीज की सब काम हो जाएंगे। असमारा बेगम बैठी फोन पर हमतन गोशन थी कि पीछे से जरगान जिसने अभी हवेली में कदम रखा था उसके कदम थमे। जरगान को हमेशा से कबीर से चीड़ थी क्योंकि खानदान के मर्दों में हमेशा कबीर को ऊपर रखा जाता था। हर चीज की छूट उसे थी, बाहर जाना जिसकी इजाजत जरगान तक को भी नहीं मिली थी, लेकिन कबीर के बेहद मनाने से उसे मिल गई थी। वो हर चीज में हमेशा जरगाम से ऊपर रहा था, जो जरगाम को नहीं पसंद था। जरगाम हददा एक वजिया मर्द था, सामने रगत मगर पुरकशिश नकूश थे। 6 फुट से निकलता कद, पूरी खूबसूरत आंखें, हल्की दाढ़ी, अनाबी लब। उसका रोब इतना था कि सामने वाला भी उससे बात करने से पहले एक बार जरूर सोचता था। वो जब कहीं से गुजरता तो सामने वाला एक बार मुड़कर उसे जरूर देखता। अभी वो हवेली आया ही था कि उसने ये खबर सुनी। उसका मुंह तक कड़वा हो गया था कि 11 साल बाद फिर से कबीर हरदादा के नारे सुनने पड़ेंगे।
मोड़े मोड़े बाद में बातें करेगा, पहले मुझे खाना दे दे, बेहद भूख लगी है मुझे। चले शहाना भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ज़रबगान इतने बड़े हो गए हैं, किसी मुलाजिम कह देते वो खाना लगा देता, लेकिन नहीं, माँ ही खिलाई अभी भी। आपको पता है ना मोड़े, मैं आपके हाथ से खाना ही खा लेता हूँ, फिर इस बात का क्या मकसद है? सबको शादी हो जाए तो क्या तब भी ऐसा ही करोगे? ज़रगाम की आंखों में क्षण से कुछ सी का सरापा लहराया और नवाला मुंह तक ले जाते जाते रुका। अपने हया को झटक कर स्पाट नजरों से अपनी मोड़े को देखा। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा ज़रगान। ज़रगाम, हाँ दादा, किसी के लिए खुद को नहीं बदलेगा। असमारा बेगम से ज्यादा उसने खुद को ये जिताया था। आज इस खूबसूरत शहर में उसकी आखिरी रात थी। मैं अरहम और अर्श के साथ बैठा वो डिनर कर रहा था। ब्लैक हाई नेक के साथ ब्लैक पैंट और उसके ऊपर लॉन्ग कोट पहने, बाल जेल से सेट किए, हरी गहरी आंखों में वो शख्स सबसे मुनफरिद हुस्न रखता था। जब अर्श बोला, तो तू कल वापस जा रहा है फाइनली? खुशी तो हो रही होगी इतने साल बाद अपने मुल्क, अपने शहर वापस जाना, अपने माँ बाप से मिलना। कबीर अर्श के सवाल पर खामोश रहा और ऐसे नजरअंदाज किया जैसे सुना ही ना हो। अर्श और अरहम ने दूसरे को देखा और फिर कबीर को। क्या हुआ, तू खुश नहीं है? अरहम ने सवाल किया तो कबीर ने चम्मच प्लेट में रखकर उसे देखा। स्पाट चेहरा, हर एहसास से आ रही खामोश आंखें। खुशी है इस बात की कि फैमिली से सबसे बहुत साल बाद मिलूंगा, लेकिन क्या, लेकिन तुम लोग वहाँ की रवायत तौर तरीके से वाकिफ नहीं हो। मैं इतने साल पलट कर वहाँ इसलिए वापस नहीं गया कि मुझे बचपन से इन सब तौर तरीकों से चिढ़ थी। तुम लोग नहीं जानते। लेकिन वो कहकर खामोश हो गया जैसे चिढ़ गया हो इस मौजू से। लेकिन क्या? अर्श की आवाज पर उसने नजर उठाकर उन दोनों को देखा। वहाँ मेरी एक मांग भी है। वो कहकर पल भर के लिए खामोश हुआ। उन दोनों के चेहरे देखने लगा जो उलझे हुए थे, जैसे वो समझ ना हो। जब कभी की ही आवाज गूंजी। मांग से मुराद बचपन में ही मेरी मंगनी हो गई थी, मेरी किसी कजन से। वो एक एक लफ्ज उसकी आंखों में देख कर ठहर ठहर के बोला। उसके चेहरे देखने लगा जो ये सुनकर हैरान और खामोश थे। व्हाट? लेकिन आज के दौर में ऐसे कहाँ होता है? और हमने उलझे हुए लहजे में पूछा। मेरे गांव में ये सब आम है, जहाँ मंगनी बचपन में कर दी जाती है और हमें पता भी नहीं होता। जब पता चलता है तो आप इस फैसले से फिर नहीं सकते। कबीर ने अपनी परेशानी मसलते हुए परेशान लहजे में कहा। यही वजह है कि मैं 9 साल से वहां वापस नहीं गया। मैं कैसे किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूँ जिसे मैं जानता भी नहीं? वो गाँव की कोई गवारी होगी जिसे वहां जाकर हाल हाल में मुझे अपनाना पड़ेगा। तो तू मना कर देना। मैं नहीं कर सकता। एटलीस्ट तेरे स्टैंडर्ड की तो होनी चाहिए ना यार, वो लड़की जो तेरी वाइफ बने। अरहम बोला तो अर्श ने भी हाँ में हार मिलाई। सही कह रहा है अरहम, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कबीर खानज़ादा, इसके पीछे यहाँ की कई खूबसूरत और एजुकेटेड लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होती हैं, वो अपने गांव जाकर किसी गुवार से शादी करेगा। अनबिलीवेबल। अर्श ने अपनी हैरानी का इजहार किया तो कबीर उसे गुड़ी से नवाजा, जिस पर वह खामोश हुआ। मैं कभी किसी गांव की गवार से शादी नहीं करूंगा, चाहे मुझे अपने बड़ों के सामने आवाज ही क्यों ना उठानी पड़े। कबीर ने किसी गहरी सोच में डूबे संजीदा चेहरे में उन्हें जवाब दिया। हम तेरे साथ हैं, तू फिक्र नहीं कर, तू जा और हमें अपडेट करते देते रहना। कबीर ने सर इस बात में हिलाया। कबीर की ऐसी शख्सियत ना थी कि वो हर किसी को दोस्त बनाता। लोगों पर भरोसा वो जल्दी नहीं कर पाता था। सामने वाले शख्स को परखना उसकी शख्सियत का हादसा बन गया था। लेकिन कबीर ने सोचा भी नहीं होगा कि यह हासियत उसे एक दिन इस मुश्किल में डाल देगी। उसने बस यहाँ आकर यही 2 दोस्त बनाए थे, अरहम और अर्श, जिनका ताल्लुक तुर्की के ही किसी छोटे शहर से था, लेकिन उसके सच्चे दोस्त साबित हुए थे। जो बात आज तक कबीर ने अपने मुंह से ना कही थी, क्योंकि वह किसी को भी कम्प्लीमेंट देने के हक में नहीं था। वो समझता था कि हर तारीफ कबीर खानज़ादा के लिए है और आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी तारीफ कबीर खानज़ादा खुद करे। हाँ, आपको नजर नहीं आता, हमेशा ऐसे ही टकराते रहते हैं और फिर हम पर इल्जाम लगा देते हैं कि हम अपनी आंखें कमरे में रख कर आते हैं। रहमा जो रात गए प्यास लगने की वजह से किचन से पानी लेने जा रही थी, किसी पत्थर जैसे वजूद से टकराई और सर मसलने लगी। सामने जो नजर पड़ी तो फरदान अपनी पूरी वजह से खड़ा उसे खून हवा नजर से घूर रहा था, जिसके सर से दुपट्टा गायब था। अपनी जुबान को लगाम देकर अगर तुम अपने आप को ख्याल रखोगी तो ज्यादा बेहतर होगा लड़की। मुझे तुम्हारी ये 2 गज की जुबान सच जहर लगती है। और सब दुपट्टा लो फौरन। फरदान जो थका हारा डेरे से वापस आ रहा था, सामने इस चलती फिरती आफत से टकराकर फौरी उसने माथे पर 3 बल सजाए। रहमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौरन सर पर दुपट्टा लिया, लेकिन अपनी गलती मानना उसकी इज्जत के खिलाफ था, इसलिए अपनी जुबान के जोर दिखाते हुए जब बोली तो फरदान ने आग लगा गई। हमें अपने आप का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखना आता है, अब अपनी नजरों का ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। फरदान की बातों सर पर लगी और तल्लू पर बुझी। उसकी आंखों की गोशे सुरख हो गई और गुस्से से सफेद पठान रंगत सुरख हो गई। रहमा को अपनी बात का अंदाजा फरदान की सुरख रंगत देखकर हुआ तो फौरन वहां से भागने लगी, क्योंकि इस जनूनी जिन का छेड़ दिया। लेकिन फरदान ने गुस्से में उसके हाथों को पकड़ लिया और कमर पर मोड़कर सख्ती से अपने करीब किया कि रहमा की जान निकल गई और दर्द से आंखें भींच गई।
जितना कहता हूँ सिर्फ इतना किया करो, और ये जो तुम्हारी जुबान के जोहर तुम दिखाती फिरती हो ना, एक दिन इसे ऐसा बंद करूंगा कि दोबारा मेरे सामने खोलने की गलती नहीं करोगी। फरदान का चेहरा उसके चेहरे से 2 इंच दूर था। उसने उसके ड्रेस से हमें चेहरे को देखा तो तन से मुस्कुराया। जिस चीज़ की चोंच हर वक्त चलती रहती थी वो आज उसके जंगल में सहमी खड़ी थी। उसके हाथों पर मजीद दबाव दिया तो वो दर्द से बुलबुला उठी और आंखों से आंसू जारी होने लगे। फरदान उसके आंसू देखे तो तन से मुस्कुराया। आइंदा मेरे सामने भी जुबान मत चलाना, वरना इससे भी ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने एकदम उसका हाथ छोड़ा तो रहमा झटका खा कर पीछे हुई और अपना हाथ मसलने लगी। फरदान एक नजर रहमा को देखकर अपने कमरे में चला गया। पागल, पठान, साइको, जिन, रहमा जिसकी तकलीफ कम ही नहीं हो रही थी, फरदान के जाते ही उसको बचपन से दी के अलकबात से नवाजने लगी। डरती तो वो किसी के बाप से भी नहीं थी, लेकिन फरदान खान दादा के रोब और गुस्से में वो हमेशा दब जाती थी। लेकिन इस बात को मानते हुए उसकी अन्ना बीच में आ जाया करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि डरती तो वो किसी के बाप से भी नहीं है। सुबह का सूरज निकल गया था। खान हवेली में ईद का समा था। सारे मुलाजम अफरा तफरी में सारे काम अंजाम दे रहे थे। शहाना बेगम के तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उनका बेटा जिगर का टुकड़ा कितने साल से उसका माथा ना चुमा था। बस वीडियो कॉल पर उसे नहाती रहती तो रो देती। उसे महसूस करने के लिए उनकी ममता तड़प रही थी और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। नाजो बेगम भी खाने की तैयारी में लगी हुई थी। आज कबीर खानदादा अपने घर में वापस आ रहा था। पूरे 9 साल बाद वो अपने घर में कदम रख रहा था। सबके दिलों में बसता था वो। उनके खानदान का पहला चश्मो चिराग था। उसकी अहमियत हर चीज से बढ़कर थी और नाजो बेगम के दिल में तो हमेशा से कबीर के लिए एक अलग सी उनसियत थी, जिसे दादा ने नरमीन का रिश्ता कबीर से किया था। मोरे मोरे शाज और फास भागवे शाहीन बेगम के पास आए। हाँ मारा, क्या हुआ? क्यों आसमान सर पर उठाया हुआ है? आज कबीर लाला आ रहे हैं। आपने हमारी वो गिफ्ट की लिस्ट दे दी थी ना? वो गिफ्ट की लिस्ट थी? हमारा पूरा जोहारा लेकर आएगा तुम्हारा लाला। इतनी बड़ी लिस्ट हमने अपने बच्चे को नहीं दिया, वो थक जाता खरीद कर। मोड़े, ये क्या किया आपने? अब लाला हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाएंगे। शाद और फास मायूस होकर रोने वाली शक्लें बनाने लगे, लेकिन दाजान की सीख आड़े आ गई कि हाँ कभी नहीं रोता। फिर आड़े तेरे मुंह बनाकर जावे बनाते हुए दाजान के पास चले गए। जी दाजान, पूरे गांव में खुशी का समा है, सब बहुत खुश हैं। लाला इतने साल बाद आ रहे हैं। मर्दान खाने में बैठे सभी मर्द गुफ्तगू में महू थे जब फरदान खान दादा की आवाज गूंजी। सबकी बातों का मरकज कबीर खान दादा था, जो आज रात हवेली वापस आ रहा था। लेकिन कोई था जो इस गुफ्तगू के मौजूद से चिढ़ खा रहा था। जरगाम खान दादा बज़ाहिर मुंह पर झूठी मुस्कुराहट लिए बैठा था, लेकिन अंदर से इसका हुन होल रहा था। कबीर की पढ़ाई, उसकी आदत, उसकी तारीफों को सुनना। कबीर का शौक था आर्किटेक्चर बनने का, इसलिए उसने तुर्की की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, जिसके लिए उसे जान तोड़ कोशिश की थी अपने बाप दादा को मनाने के लिए। उसके बाद उसे इजाजत दी गई। ऐसा नहीं था कि खान हवेली पढ़ाई के खिलाफ है, लेकिन दादाजी नहीं चाहते थे कि कभी इस कदर पढ़ाई करे कि यहाँ आकर तो उसे गांव पंचायत उस जगह ही संभाली थी ना, और वो नहीं चाहते थे कि कभी किसी और पढ़ाई में पढ़कर उनके रिवाज भूले। लेकिन कभी के जिद के आगे मजबूर होकर वो मान गए, मगर इस शर्त पर कि जब भी आएगा उसे यह सब करना होगा जिसके बाप दादा करते आ रहे थे। ज़रफ़ान खान दादा ने अपनी बहुत कोशिश की थी कि वो भी मुल्क से बाहर जाकर आला तालीम हासिल करे, लेकिन उसकी बात को रद्द कर दिया गया, ये कहकर कि कभी की देखा देखी कोई नहीं करेगा और किसी को ये इजाजत नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ज़रफ़ान को और नफरत होने लगी कबीर से। ज़रगाम और फरदान ने शायकी यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ था। हाल ही में नरमीन ने भी इस्लामिक लिटरेचर में मास्टर किया था। रहमा और इसा की तालीम अभी जारी थी। नरमी की ख्वाहिश थी इस्लामी लिटरेचर पढ़ने की। दाजा लड़की को पढ़ाने के हक में ही नहीं आते, लेकिन फरदान ने उन्हें बहुत समझाया था कि आज के दौर में पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, जिसके चलते दाजा मान तो गए, अलबत्ता खुश भी अभी भी ना थे। खुश तो होना ही है, इनका तो नया सरदार आ रहा है। दाजा ने जब कहा तो ज़रफ़ान का खून मजीद खुला कि उनकी जगह भी अब कबीर की होगी, लेकिन आगे क्या क्या कबीर का होना था ये तो वक्त ही बताएगा।